थम्स अप कर देना। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में विल सी वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मतलब हम आपको ऑबे नहीं करेंगे, वी आर नॉट ओबीडियंट, वी विल डिसओबे द रूल। कौन सा रूल? जो ब्रिटिश का लॉ है, जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, उसको हम डिसोबीडियंस में लेकर जा रहे हैं, उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, उनको नहीं मान रहे। किस मैनर में? सिविल मैनर में। सिविल मैनर मीन्स एक अच्छे सिटीजन की तरह। हम वायलेंस का सहारा नहीं ले रहे हैं, हम कोई एक्सटर्नल पावर को नहीं बोल रहे हैं कि ब्रिटिश पर आप अटैक कीजिए। हम अपने लेवल पर एक सज्जन व्यक्ति की तरह, एक सिविल मैन की तरह इस डिसोबीडियंस मूवमेंट को बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप इस चीज को याद रखना कि सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉर्पोरेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे आपके साथ, मतलब हमें आपकी जॉब्स नहीं करनी है, हमें आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ना है, आपके मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमें आपके कॉलेजेस में नहीं जाना है, हमें जो है आपका सरकारी वकील भी नहीं रहना है, तो हम कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। डिसोबीडियंस का मतलब अब तो आप जो लॉ बनाएंगे ना उसको हम मानेंगे ही नहीं। हमें मतलब नहीं है हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, हमें मतलब नहीं है हम सरकारी वकील हैं या नहीं, हमें मतलब नहीं है कि वी आर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट और वी आर डूइंग आवर ओन जॉब। We will not disobey you. This was a bigger moment. तो यहाँ पर क्यों होता है ये कि हमारी जो डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो पाती है। ठीक है, और ये हमने डिमांड काफी समय से मांगी थी और एक बार हम इसको फिर से मांगते हैं नेहरू रिपोर्ट के थ्रू 1928 में। तो जब नेहरू रिपोर्ट की कमेटी इस डिमांड को मांगती है तो ऑब्वियसली बोस और जवाहरलाल नेहरू जो यंग लीडर थे वो बोल रहे थे कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज को अपना एम बनाना चाहिए। डिबेट होती है और गांधी इंटरवीन करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अभी सिर्फ डोमिनियन स्टेटस पे ही आप फॉलो करोगे, इन केस अगर वो हमें नहीं मिलता है तो फिर हम कभी भी पूर्ण स्वराज से नीचे की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है और लाहौर सेशन में यही बात होती है कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला है, नाउ वी विल फोकस ऑन पूर्ण स्वराज। तो जब आप पूर्ण स्वराज पर फोकस करोगे तो सिंपल सी बात है कि आप एक इंडिपेंडेंट नेशन की बात कर रहे हो। जो नेशन इंडिपेंडेंट होते हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज खुद बनाते हैं, तो आप फॉरेन पॉलिसी की भी यहाँ पर बात करोगे। ठीक है, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का ड्राफ्ट कैसा होगा। नेक्स्ट इज अगर यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी बात हो जाती है कि लाहौर सेशन में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ये अप्रूव कर देती है कि हाँ, अगर पूर्ण स्वराज के लिए हमें ये मूवमेंट चलाना पड़े तो हम चलाएंगे एंड वी आर फ्री टू लॉन्च इट। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू रावी रिवर पर ट्राई कलर होस्ट करते हैं, तिरंगा लहराते हैं और एक डिक्लेरेशन करते हैं, जेएल नेहरू, आई एम अ सोशलिस्ट एंड ए रिपब्लिकन। मैं एक सोशलिस्ट हूँ, समाजवादी हूँ, एंड एम अ रिपब्लिकन। मैं गणराज्य की बात करता हूँ जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? इलेक्टेड होता है। ठीक है, एंड आगे भी बोलते हैं कि मेरा विश्वास किसी किंग की अथॉरिटी में नहीं है, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की अथॉरिटी भी नहीं है जो बड़े देशों को चलाते हैं। तो यहाँ पर गांधी ये स्टेटमेंट, नेहरू ये स्टेटमेंट देते हैं। अब यहाँ पर गांधी आगे अपनी 11 पॉइंट्स डिमांड को लॉर्ड इरविन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि डियर लॉर्ड इरविन, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू माई 11 पॉइंट डिमांड्स। अगर आप ये मान लेते हो डिमांड्स तो ठीक है, अदरवाइज वी विल लॉन्च अ फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फुल स्केल पर हम लॉन्च कर देंगे। तो इसके लिए एक डेडलाइन भी देते हैं जो होती है 31 जनवरी 1930, इसको आप याद रखेंगे। तो 1930 डेडलाइन होती है कि इस डेट तक अगर हमारी 11 डिमांड्स मान ली तो ठीक है, अदरवाइज वी विल लॉन्च अ फुल स्केल मूवमेंट। ना अब ये जो 11 डिमांड्स आप देखोगे, आपको ये देखने से पता लगेगा कि ये 11 डिमांड्स है वो काफी स्मार्टली फ्रेम की गई है। स्मार्टली फ्रेम का मतलब कि ये जो 11 डिमांड्स है इनमें हमारा पूरा इंडिया आ जाता है। मतलब इन 11 डिमांड्स में उस समय का पूरा ब्रिटिश इंडिया बंधा हुआ था कि अगर ये डिमांड रख दी
लॉर्ड इरविन के सामने ऑब्वियसली मीडिया में पब्लिश होगी कि गांधी जी एक मास मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं इन डिमांड्स को लेकर, तो देश के कोने कोने से लोग आएंगे गांधी जी को फेवर करने। ठीक है, यहां पर पहली डिमांड होती है मिलिट्री एंड सिविल एक्सपेंडिचर को 50% तक रिड्यूस कर दिया जाए, बिकॉज उस समय जो भी छोटे बड़े मूवमेंट होते थे, चाहे वो विलेजेस में हो, चाहे वो सिटीज में हो, चाहे वो बड़े स्टेट्स में हो, उनको दबाने के लिए मिलिट्री यूज की जाती थी, सिविल सर्वेंट्स को यूज किया जाता था। तो गांधी जी चाहते थे कि इनके खर्चे ऊपर थोड़ी कमी हो, थोड़ा इनको वीक किया जाए। दूसरा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी अभी मूवमेंट्स में थे उनको रिलीज कर दिया जाए। मींस पॉलिटिकल प्रिजनर्स एज पर गांधी मींस कि ऐसे प्रिजनर्स जिन्होंने कभी नॉन वायलेंस नहीं की, जिन्होंने कभी वायलेंस नहीं की थी। इंडियंस को लाइसेंसी हथियार रखने को परमिट किया जाए कि इंडियंस मस्ट हैव द राइट, दे आर परमिटेड टू हैव द लाइसेंसी आर्म्स, द लाइसेंस आर्म्स। उस समय इंडियंस को आर्म्स रखने का परमिशन ही नहीं था। ठीक है, जो लाइसेंसी आर्म्स जो थे वो ब्रिटिश लोग रखते थे, तो गांधी जी को एक डर था कि इंडियंस कंप्लीटली अनआर्म्ड है, कल अगर ब्रिटिश हथियारों के दम पे दबाने से आ गए तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा इनको सप्रेस करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट बैन ऑन लिक्वर, गांधी जी की खुद की एक फिलॉसफी है कि लिक्वर को बैन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गांधी एक सेंट का जीवन जीते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी फिलॉसफी भी यहाँ पर एक डिमांड की तरह लाएंगे। और ऑब्वियसली उस समय आपको अगर थोड़ा देखा जाए तो जो हमारा अवध वाला एरिया था, हमारा जो बेसिकली साउथ इंडिया में वो एरिया थे जहाँ पे मठ वगैरह होते थे, है ना, सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पर लिक्वर की आदत जब लोगों को पड़ी तो परिवार बर्बाद हुए। तो गांधी एक अच्छे सोसाइटी की तरफ भी देख रहे थे। ठीक है, सॉल्ट टैक्स, अबॉलिशमेंट ऑफ सॉल्ट टैक्स, इसको गांधी अपने मूवमेंट की मेन थीम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जिसको हर रिलीजन, हर कास्ट, हर आपकी क्लास यूज करती है। उस पर उस टाइम उसके प्रोडक्शन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी। तो ऑब्वियसली जब आप इसे मेन थीम बनाओगे तो आप सारे तो रिलीजन की बात कर रहे हो, सारी क्लासेस की बात कर रहे हो। ठीक है, और सारी ही आप कास्ट की भी बात कर रहे हो, सारी ही आप कास्ट की भी बात कर रहे हो। ठीक है, नमक एक ऐसा मुद्दा है जो हर आम आदमी को जोड़ता था उस समय। ठीक है, पोस्टल रिजर्वेशन बिल, पोस्टल रिजर्वेशन बिल बेसिकली जो उस टाइम पोस्ट स्टाम्प्स थे वो एक लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास थी वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, उन्हें कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम थी। गांधी चाहते थे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल आए, एक रूल बने जिससे इन्हें सस्ता कर दिया जाए। ऑब्वियसली अब यहाँ पर कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन बिल की भी बात होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो इंडिया के कोस्ट थे जहां पर व्यापार जो होता था, जो ट्रेड होता था, वहां पर केवल ब्रिटिश ही नहीं थे, इंडियंस भी थे। ठीक है, अगर ब्रिटिश बड़े शिप से अपना ट्रेड कर रहे हैं तो इंडियंस के पास छोटी अपनी फेरीज होती थी, कुछ पैसे वाले इंडियंस थे जिनके पास अपने जहाज होते थे। बट ब्रिटिश की पॉलिसीज हमेशा ये थी कि इंडियंस हमेशा आपके बाहर होने चाहिए, ट्रेड से प्रॉफिट हमारा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर गांधी चाह रहे थे कि अब ये समय आ गया है कि एक ट्रांसपोर्टेशन बिल आए, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन बिल आए, जिससे इंडियन ट्रेडर्स को भी फायदा हो जाए। काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन फॉरेन टेक्सटाइल, ऑब्वियसली गांधी एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और खादी पहनने पर जोर देते हैं। ठीक है, और उस समय मार्केट की कंडीशंस ये थी कि हमारे यहाँ पर इंडिया का जो सामान था वो बिकता ही नहीं था, स्पेशली टेक्सटाइल्स, क्योंकि ब्रिटिश टेक्सटाइल्स जो थे देवर दी हाई एंड कमोडिटीज़, है ना, मशीन्स से वो बनकर आते थे, ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव थे, लोग उन्हें पहन रहे थे। तो यहाँ पर जो लोकल हमारा जो टेक्सटाइल वाला ओनर था उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो ये गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन टेक्सटाइल पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाए, एक ऐसी ड्यूटी जिसके इम्पोज होने से जो फॉरेन गुड्स हैं वो आपकी कंट्री में महंगे हो जाएंगे और ऑब्वियसली लोग आपकी चीज़ों को खरीदेंगे जो सस्ती हैं। ठीक है, इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिसको आप बाद में पढ़ोगे इकोनॉमी में। फिक्स ऑफ एक्सचेंज रेट, गांधी चाहते थे कि जो डॉलर सॉरी जो पाउंड और जो रुपया है उसके बीच की जो एक्सचेंज रेट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए।
जिससे ट्रेड में इंडिया को जो है घाटा ना हो। जब भी आप इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड पढ़ते हो तो एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट आता है। पहले एक्सचेंज रेट फिक्स सिस्टम पर होती थी कि बड़ी पावर सी मिलकर डिसाइड करती थी कि ये 1 पाउंड बराबर इतना डॉलर, 1 पाउंड इक्वल्स टू इतना रूबल, 1 पाउंड इक्वल्स टू इतना येन, 1 पाउंड इज इक्वल टू इतना यूरो। ठीक है, यहाँ पर। और अब जो बेसिकली एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है वो फ्लोटिंग रेट सिस्टम होता है कि मार्केट के जो फोर्सेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाली है एक्सचेंज रेट, है ना, वो बदलती रहती है। कंट्रोल ऑल ऑन सीआईडी, बेसिकली ब्रिटिश इंटेलिजेंस काफी डीप रूटेड थी इंडिया में। ठीक है, और कई बार फ्रेम भी करती थी लोगों को, स्केपगोट बनाती थी, बलि का बकरा बनाती थी। तो इस पर गांधी चाहते थे कि इस पर एक कंट्रोल होना चाहिए, पब्लिक कंट्रोल होना चाहिए, जिससे इनको भी स्क्रूटनी में लाया जा सके। ठीक है, इनका काम बहुत ही डेंजरस था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। रिड्यूस लैंड रेवेन्यू टू 50%। लैंड रेवेन्यू मीन्स जो फार्मर से लिया जाता था, जो लगान होता था, उसको आप 50% से कम करो। तो इसकी डेडलाइन गांधी देते हैं, और जब लॉर्ड इरविन इन चीजों को नहीं मानते हैं, अब गांधी अपना पूरा फुल स्केल मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो यहाँ पर लॉर्ड इरविन अपनी जो गांधी की डिमांड्स है इनको रिजेक्ट कर देंगे। एक फेमस कोट गांधी बोलेंगे कि आई डिमांडेड द ब्रेड बट आई गॉट द स्टोन। मैंने रोटी मांगी थी बट मुझे पत्थर दिया। और गांधी पूरा का पूरा अपना मूवमेंट लॉन्च करते हैं। अपने सेलेक्टेड 78 फॉलोअर्स जो होते हैं उनके साथ गांधी जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वाई गांधी चूजन 78 फॉलोअर्स। क्या कोई लिस्ट गांधी ने बनाई थी कि नहीं ये लोग हैं जो मेरे साथ जाएंगे बिकॉज दे आर माई फेवरेट 78 पीपल? नो। गांधी के जो 78 चुने हुए अनुयायी थे, ये वो लोग थे जो गांधी के साथ चल सकते थे। गांधी बहुत दुबले पतले थे, तेज चलते थे, तो इनको ऐसे फिजिकली फिट लोग चाहिए थे जो इनके साथ जल्दी से जल्दी साबरमती से दांडी पहुंच जाए। ठीक है, ऑब्वियसली इनको 24 दिन लग जाएंगे यहाँ पहुंचने में, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी पहुंचते हैं और सॉल्ट का लॉ ब्रेक कर देते हैं और बोलते हैं कि नमक हमारा है, फिजिकल एंटिटी है, नेचुरल एंटिटी है, किसी का हक नहीं है। ठीक है, और हक है भी तो हिंदुस्तानियों का है, बिकॉज ये हिंदुस्तान की साइड है। तो यहाँ पर ये मूवमेंट पूरे कंट्री में फैलने लगता है। तमिलनाडु में इसको लीड करते हैं सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, हु वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ पर ये जिस तरीके से गांधी पैदल गए थे अपने फॉलोअर्स के साथ, ये जाते हैं तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम, तमिलनाडु का कोस्ट, जिसको आप तंजौर कोस्ट भी बोलते हैं। उस समय तंजौर वाला जो एरिया था, यहां से यहां तक जाते हैं। केरला में के कलप्पन, आप कमेंट में बताना के कलप्पन कौन थे, और एक सत्याग्रह था वाइकोम सत्याग्रह, उसमें इनकी क्या रोल था। तो यहां से ये कैलीकट टू पेन्नार जाते हैं। ठीक है, इसको आप मालाबार वाला एरिया बोल देते हैं, मालाबार कोस्ट। ठीक है, उड़ीसा में बालासोर में एक आचार्य हृदयानंद थे जो इस मूवमेंट को लीड करते हैं। अगर इंडिया का नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर देखा जाए तो यहां पर भी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो काफी पीक पर था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज का खैबर एरिया है, खैबर पख्तून, खैबर पख्तूनवा एरिया है, यहां से अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जिन्हें उस टाइम फ्रंटियर गांधी भी बोला था। ठीक है, गांधी के आइडिया पर चलते हैं और एक नॉन वायलेंट मूवमेंट लॉन्च करते हैं, एक अहिंसक आंदोलन लॉन्च करते हैं जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का मतलब था सर्वेंट ऑफ गॉड, है ना, अल्लाह के जो सेवक है। तो नॉन वायलेंट था। तो यहां पर एक इवेंट होती है जिसमें जो गढ़वाल राइफल्स होती है, इनको भेजा जाता है शूट आउट के लिए कि आप इन जो प्रोटेस्टर्स है इनको गोली मारो। बट गढ़वाल राइफल्स में एक सिपाही होता है चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली।
इसके नेतृत्व में, इसकी लीडरशिप में जो सोल्जर्स होते हैं, वो फायरिंग के लिए मना कर देते हैं कि हम फायरिंग नहीं करेंगे इन लोगों पर। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट को झटका लग जाता है, कंट्रोल में नहीं आ रही है इनके चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के। असम में भी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और बंगाल के नोआखली में जाकर के नमक का कानून तोड़ देते हैं। इसके अलावा चौकीदारी टैक्स जो बिहार में था, उसका भी प्रोटेस्ट होता है। चौकीदारी टैक्स क्या था कि लेट अस सपोज कि बिहार में कोई विलेज है, और उस टाइम बिहार में जो विलेजेस थे वो ठीक ठाक प्रॉस्परस थे एक एग्रीकल्चर के मैटर में, कि उनकी जो खेती से जो इनकम वगैरह हो रही थी वो अच्छी हो रही थी, है ना, अच्छी लाइफ वो स्पेंड कर रहे थे। बट ये विलेज के जो गेट्स थे, इस विलेज के जो गेट्स थे ये ओपन होते थे सॉल्ट के लिए जो बाहर से इनको आता था, ठीक है, और इन पर होते थे गवर्नमेंट के चौकीदार जिनको सरकार ने रिक्रूट किया था, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट के चौकीदार थे, इनकी जो सैलरी थी, वो आती थी फार्मर पे टैक्स से। कौन से? इस वाले विलेज के। तो आप देखो कितना एक साइकिल बन गया है कि ये लोग प्रॉस्परस हैं बट फिर भी इनको पैसा देना पड़ रहा है, टैक्स भरना पड़ रहा है इस चीज की वजह से, एक छोटे से मुद्दे की वजह से, सॉल्ट की वजह से। तो ऑब्वियसली ये चौकीदारी टैक्स का अपोज करेंगे। चोलापुर, यहां पर वायलेंस होती है चोलापुर में, और यहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, यहाँ के जो टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले मजदूर थे, ये वायलेंस करते हैं। ये ब्रिटिश सिंबल्स जो होते हैं उनको तोड़ फोड़ देते हैं, ब्रिटिश पुलिस को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और यहाँ पर अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट बना लेते हैं कुछ दिनों के लिए। उसके बाद ब्रिटिश बहुत ही ब्रूटली इनको दबाते हैं, बहुत ही इनके साथ जाती होती है, बहुत ही ज़्यादा इनको ऑप्रेसिव मैनर में दबाया जाता है, काफ़ी डेथ्स होती है। इसके बाद असम में कनिंघम सर्कुलर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है। कनिंघम सर्कुलर क्या था? कनिंघम जो थे ये आपके इंफॉर्मेशन डायरेक्टर थे। नाइनटीन 30 में इन्होंने यहां पर कंपलसरी कर दिया था कि असम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के हों चाहे वो कॉलेज के हों, इनको देना पड़ेगा अपना करेक्टर सर्टिफिकेट। और उस पर इनके पेरेंट्स के साइन होंगे। तो ऑब्वियसली देयर वाज एजिटेशन इन स्टूडेंट्स। तो यहां पर स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि इसको वो विरोध करें, इसको वो प्रोटेस्ट करते हैं। एक इवेंट होती है आपके बहुत ही ज्यादा वायलेंट धरसाना में, जो महाराष्ट्र में था। यहाँ पर मणिलाल गांधी और सरेज, आई थिंक इट वाज इन गुजरात और महाराष्ट्र, है ना, आप थोड़ा देख लेना। यहाँ पर मणिलाल गांधी जो गांधी के बेटे थे, और सरोजनी नायडू ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लोगों के साथ, और यहाँ पर ब्रिटिश पुलिस ने बहुत ही ब्रुटैलिटी से लोगों को मारा। इतना ज़्यादा मारा कि कुछ लोग ऑन द स्पॉट वहाँ पर लाठियों से ही मर गए थे, क्योंकि ये नॉर्मल लाठियाँ नहीं थी, ये जो लाठियाँ थी उस पर लोहे की कोटिंग हो रखी थी, तो उसकी और भी ज़्यादा तेज़ लगती थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो सीन था, ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था, जिसका नाम था वेब। ये वेब पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कवरेज कर रहा था उस टाइम। तो उसने ये लिखा था कि मैंने दरसाना जैसा एक ब्रूटल मेजर, एक ऑपरेसिव मेजर कहीं नहीं देखा अपने पूरे जर्नलिज्म के करियर में। मतलब ऐसे भी कोई लोगों को मारता है, मैंने आज तक नहीं देखा। नागालैंड में यहाँ पर एक प्रोमिनेंट लीडर आती है, रानी गॉर्डिनेल्यू। रानी गॉर्डिनेल्यू हेराका मूवमेंट चला रही थी, और हेराका मूवमेंट जो था एक एंटी मिशनरी मूवमेंट था।
एंटी मिशनरी मूवमेंट इसलिए क्योंकि इस टाइम पर जो ईसाई मिशनरी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से, वो नागालैंड में जाकर के वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो रानी गॉर्डन और उनके भाई जो थे उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और इसके बाद जब जो रानी गॉर्डन होती है वो सीडीएम को ज्वाइन करती है, ठीक है। इनको ऑब्वियसली जेल हो जाती है, अरेस्ट हो जाती हैं और इनको जेल हो जाती है। उसके बाद इनको 1947 में ही ये रिलीज हुई थी और इनको रानी का जो टाइटल दिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, आप याद रखना। तो यहां पर जब आप देख रहे हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को दबा नहीं पा रही है, लोग एक जगह से दबाती है, दूसरी जगह पर कुछ हो जाता है, दूसरी जगह से दबाती है, तीसरी जगह से लोग निकल कर आ जाते हैं। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर एंड दे विल इनवाइट गांधी फॉर नेगोशिएशंस व्हिच आर नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट होते हैं, ऑब्वियसली फेल हो जाती है तो ये बुलाते हैं लॉर्ड इरविन और गांधी जी से बोलते हैं कि बताओ आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं। तो यहां पर गांधी डिमांड करते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो, ठीक है। और बट इनमें उन जो उस समय पर जेल में बंद थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको रिलीज कराने की बात गांधी जी ने नहीं की थी, ठीक है। ये गांधी जी का बेसिकली एक हिस्ट्री में उनके नाम पर एक धब्बा लगा था, ठीक है। अब वो बातें जो थी इरविन से उस समय उनकी क्या हुई थी, क्यों इनको रिलीज कराने का मुद्दा गांधी जी ने नहीं रखा था, ठीक है, इनको रिलीज कैसे कराया जा सकता था, उसको हम कभी और एक बड़े फॉर्मेट में डिस्कस कर लेंगे। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। हमको दूसरी डिमांड थी कि हमको अपना नमक बनाने का राइट दे दो, राइट टू प्रोड्यूस सॉल्ट, हम अपना नमक खुद बनाएंगे। रिटर्न कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज, कि अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तब सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने कुछ लोगों की संपत्तियां जब्त की थी, उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया था। उस प्रॉपर्टी को आप छोड़ दो और अगर आप प्रॉपर्टी खत्म कर दी आपने तो जितने रुपए की वो प्रॉपर्टी थी उतना उनको हर्जाना दो। और रिमूव ऑपरेसिव मेजर्स, कि आप जो अपनी दमनात्मक कार्रवाई करते हो, जो ऑपरेसिव मेजर्स लेते हो, ठीक है, वी आर नॉट एनिमल्स, तो इनको आप हटाइए। दूसरा, गांधी इस बात पे राजी हो जाते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये पार्टिसिपेट करेंगे। वी विल डिस्कस लेटर अबाउट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो गांधी पार्टिसिपेटेड ओनली इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये एक पैक्ट हुआ था, इरविन पैक्ट जो था उसके नेगोशिएशन में शामिल था। इरविन इन्हें मना लेते हैं। बट अब रेस्पॉन्स क्या करेंगे ब्रिटिश, जो गांधी की डिमांड थी, बोलेंगे ठीक है आप प्रोड्यूस करो अपना सॉल्ट, बट टैक्स उस पे से नहीं हटेगा, टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से लौटाई नहीं जाएंगी, जो खत्म हो गई उसका पूरा हर्जाना हम दें या नहीं दें वो हमारी मर्जी होगी, कुल मिलाकर नहीं देंगे हम प्रॉपर्टी वापस। यहां पर एक डिमांड थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, जिसने इतना बड़ा एक मूवमेंट खड़ा कर दिया था गांधी जी की लीडरशिप में, उसको एक पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिले ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि यस, कांग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। बट इसको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है कांग्रेस को। तो यहां पर आप देखते हो कि किस तरीके से ये जो मूवमेंट होता है सस्पेंड हो जाता है, गांधी इस मूवमेंट को रोक देते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जाते हैं, बट वहां पर बातें कुछ और होती हैं। वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं, वो एक दलितों का मुद्दा वहां पर लेकर जाते हैं, वो केवल दलितों की बात करते हैं, वो वहां पर पूरे इंडिया की बात नहीं करते हैं। तो गांधी जी बिना किसी समझौते के वहां से लौट आते हैं और अगेन गांधी जी अपना सेकंड सत्याग्रह लॉन्च करने की सोचते हैं, बट दिस टाइम मासेस डिडंट रिस्पॉन्ड, मासेस उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं एंड ये मूवमेंट यहीं पर बंद हो जाता है। तो आई होप कि आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समझ में आया होगा। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स काइंडली सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।